अध्यक्ष IMA गुरुग्राम ने आज कहा कि हम स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की मांग करते हैं। कोविड महामारी में 1500 डॉक्टरों की मौत हो गई है और अब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाना चाहिए ताकि जो कोई भी डॉक्टर पर हमला करे या अस्पताल में संपत्ति तोड़ दे, उसे गैर जमानती आरोप के तहत गिरफ्तार। IMA गुरुग्राम के डॉक्टर ने आज गुरुग्राम लीजर वैली पार्क में काले मास्क और कोट पहनकर डॉक्टर की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा की। IMA गुरुग्राम सचिव डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि 88% डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर हिंसा से डरते हैं और हर मौत अस्पताल में तनाव का कारण बन जाती है। तो किस लिए आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं? मैं डॉक्टर वंदना नरूला हूँ। इस टाइम पे IMA गुरुग्राम की प्रेसिडेंट हूँ और आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आज हमारा एक ये प्रोटेस्ट डे है जिसको हम पूरे भारतवर्ष में इकट्ठे होके इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर जो भी वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं वो ख़त्म किए जाएं। अभी भी कोविड टाइम्स में डॉक्टर्स ने, सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ ने, एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने इतना काम किया है, फिर भी ये इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इंसिडेंट्स ख़त्म हो, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ बने और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो ताकि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी आराम से कर सकें और मरीज़ों की जान बचाने में कंसंट्रेट कर सकें। इस वायलेंस से घबराएं नहीं, क्योंकि ये वायलेंस इंसिडेंट्स हमारे यंग डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ रही है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन सब के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुड़गांव की सेक्रेटरी। 1500 डॉक्टर्स कोविड की जंग में शहीद हो चुके हैं और अभी भी डॉक्टर्स पे हर हफ्ते कोई ना कोई हॉस्पिटल में अटैक होता रहता है। ये बिल्कुल ही अनफेयर है और किसी भी देश में अगर आप डॉक्टर पे हाथ उठाएं तो 7 साल के लिए आप जेल जाते हैं। इंडिया में CCTV फुटेज के बावजूद स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। तो गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज से एक ज़ीरो टॉलरेंस हो वायलेंस पे। इस सफ़ेद कोट पे डॉक्टर का एक भी ड्रॉप खून का ना बहे। इट इज़ अनफेयर। हमारे जूनियर डॉक्टर्स इतने महीनों से लगे हुए हैं। अगर डॉक्टर्स के साथ इस समय भी सरकार नहीं खड़े होती तो डॉक्टर्स का मनोबल टूट जाएगा और जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो जल्द से जल्द फॉरेन कंट्रीज़ चले जाएंगे, क्योंकि बाकी जगह भी अब ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा खुल रही हैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए, ट्रेन इंटेंसिविस्ट के लिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ वर्कर्स हो, जिसके तहत सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स, एम्बुलेंस वर्कर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा सके। थैंक यू। अच्छा, एक पॉइंट कहना चाहूँगा। जी। सर, आप कहिए। हेलो, आपका नाम? मैं डॉक्टर रमेश गोयल हूँ। मैं हरियाणा मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ, IMA का नेशनल एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हिंसा की वजह से, यदि हम एक डॉक्टर पे हिंसा करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे मरीजों को आपातकालीन स्थिति में भर्ती करने के लिए डॉक्टर्स हिचकिचाते हैं। यह धीरे धीरे सोसाइटी के लिए ही नुकसानदायक है। डॉक्टर्स के लिए तो है ही, क्योंकि पर्सनल उसकी सुरक्षा की बात है और सुरक्षा का अधिकार सभी के लिए है। और यदि हम लोग ऐसे ही हिंसा करते रहे डॉक्टर्स के खिलाफ तो कोई भी व्यक्ति आपातकालीन में सीरियस मरीजों को लेने में हिचकेगा और जिसका खामियाजाना सोसाइटी को ही भुगतना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो आज हमें एक दिन में नहीं दिख रहा। लेकिन हमें इस चीज़ का बचाव करना है। डॉक्टर को हमें बचाएंगे नहीं तो हमारा ये कार्यक्रम आगे तक चल नहीं सकता। हम आपसे गुजारिश है कि सुरक्षा, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए गंभीर कानून बनाया जाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, न सिर्फ कानून हो बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RK सचदेव। अभी डॉक्टर रमेश गोयल ने कहा है, एक डॉक्टर के साथ मिसबिहेव होता है तो 100 डॉक्टर्स की हिम्मत टूट जाती है। सीरियस मरीजों का इलाज कौन करेगा? 100% मरीजों को नहीं बचाया जा सकता, 100% मरीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। ये समाज के लिए ज़्यादा हानिकारक हो रहा है, डॉक्टर्स के लिए इतना हानिकारक नहीं है। इसलिए सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा लॉ बनाए कि किसी भी मरीज़ की ये हिम्मत ना हो कि डॉक्टर के साथ मिसबिहेव कर सके या वायलेंस कर सके। वायलेंस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो अथॉरिटी जो कंप्लेंट कर सकते हैं, कानून को अपने हाथ में वो नहीं ले सकते।
ऐसे कोई मरीजों का इलाज नहीं होगा। रेफर करेंगे या जैसे भी होगा, सीरियस मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। ये समाज के लिए हानि। सर अगर मिसबिहेव की बात की जाए तो कौन लोग हैं जो आपके साथ मिसबिहेव? देखिए, पेशेंट है या पेशेंट के रिलेटिव में जो भी मिसबिहेव करते हैं, इससे डॉक्टरों की हिम्मत टूट रही है। हमें डर लगता है इलाज करना, सीरियस मरीजों को लेने से। हर डॉक्टर डर रहा है आजकल, जो समाज के लिए हानिकारक है। थैंक यू। मैं डॉक्टर अजय अरोड़ा, IAP हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ और IMAMS गुड़गांव का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली थर्ड वेव के लिए जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं वो लोगों ने अपनी पॉलिसी बना ली है कि थर्ड वेव में अगर बच्चों को ज़्यादा होता है तो उसको कैसे रोकना है। लेकिन इस तरह के व्यवहार से सबका मनोबल टूट जाएगा और ये लोगों को समझना है कि हिंदुस्तान में 10% ही गवर्नमेंट का डॉक्टर्स काम का मतलब इलाज हो रहा है, फैसिलिटी बहुत कम है। 90% प्राइवेट डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का व्यवहार करते रहेंगे तो 90% हेल्थ स्ट्रक्चर टूट जाएगा और ये परेशानी लोगों को होगी। बल्कि जो आज हम स्ट्राइक कर रहे हैं ये हमको नहीं करनी चाहिए, लोगों को करनी चाहिए डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। बिकॉज लोग अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं अगर डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार करते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि 90% जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो इंडिया का प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं। कोविड में एक दिन भी क्लिनिक बंद नहीं हुआ, सब लोग 24 आवर्स लोग हमारे जूनियर डॉक्टर काम करते रहे। उसका परिणाम ये कि 1500 लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी। उसके बावजूद लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि इस तरह का अत्याचार डॉक्टर्स पे नहीं होना चाहिए। तो हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं। सेव द सीनियर्स। जय हिंद, जय IMA। अच्छा सर, एक अपकमिंग जो तीसरी वेव है सर, अपकमिंग जो तीसरी वेव है उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग्स आप लोगों की? ये अपकमिंग थर्ड वेव है उसके लिए IAP हरियाणा ने ऑलरेडी गाइडलाइन DC साहब को कल दी है। मैं डॉक्टर अजय अरोड़ा हूँ, IAP हरियाणा का प्रेसिडेंट, और हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि अपकमिंग में बच्चों के लिए कितना प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। और ये कहना भी गलत है खाली बच्चों में ही आएगी, कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बच्चे इम्यूनाइज नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत है कि थर्ड वेव खाली बच्चों पर ही आएगी, ऐसी बात नहीं है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का इफेक्ट बच्चों पर ही पड़ रहा है। पर ये बात है कि हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हर हॉस्पिटल के अंदर 10% बेड्स एटलीस्ट पीडियाट्रिक के हों, बच्चों के लिए हो। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है। 10% पर बेड हमको बच्चों के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। थर्ड वेव के लिए हमें तैयारी करनी है क्योंकि सेकंड वेव में हमारी तैयारी नहीं थी इतनी, ना गवर्नमेंट ने की थी, ना हमको पता था सेकंड वेव इतनी ज़्यादा आएगी। थर्ड वेव के लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि बच्चों पर और समाज पर बोझ ना पड़े। हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, PICU, बच्चों के लिए ट्रेन नर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और आशा करते हैं कि थर्ड वेव में हम ये स्थिति नहीं आने देंगे जो सेकंड वेव में आई है। सर वैक्सीन को लेके सर आपको क्या कहना है कि भाई कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, वो कहीं ना कहीं लोग जो है उनसे डरे हुए हैं कि भाई उसके बारे में आप क्या? ये देखिए, ये समझना होगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही इफेक्टिव हैं और ये जो डेल्टा स्ट्रेन है इसके अगेंस्ट भी थोड़ी इफेक्टिव हैं। और बच्चों के लिए भी ट्रायल चल गई है एम्स पटना के अंदर और 5 और कॉलेज के अंदर। 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी फेज़ 3 ट्रायल, सेकेंड और थर्ड ट्रायल शुरू हो गया है और कुछ टाइम बाद इसके रिजल्ट आ जाएंगे। हो सकता है बच्चों के लिए वैक्सीन कुछ महीनों के बाद आपके लिए उपलब्ध होगी क्योंकि ऑलरेडी ट्रायल चल रही है। अभी फॉरेन कंट्रीज़ में भी फाइज़र की वैक्सीन खाली बच्चों के लिए उन्होंने उपलब्ध कराई है 12 साल से ऊपर और अब नीचे ट्रायल भी शुरू हो गई है। लेकिन इंडिया उससे भी आगे चल रहा है। हम 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए ऑलरेडी एम्स के अंदर, पटना के अंदर, दिल्ली में और 4 और इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ऑलरेडी ट्रायल शुरू कर दी है और हो सकता है कि जल्दी ही हमें अच्छे नतीजे मिलें और हम बच्चों के लिए वैक्सीन लेकर आ जाएँ। सर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से लोगों के कहीं ना कहीं डाउट है कि भाई कौन सी बेटर है? देखिए, ऐसा है, वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। 19-20 फ़र्क होता है। हर वैक्सीन इफेक्टिव है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर जांच के बाद फेज़ 3 ट्रायल के बाद दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोवैक्सीन लगाएंगे तो रिजल्ट है, कोविशील्ड लगाएंगे तो रिजल्ट है। दोनों वैक्सीन अच्छी हैं। इंडिया के लिए भी दोनों और नई वैक्सीन भी हम आयात कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वैक्सीन की शॉर्टेज भी ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत तैयारी है कि धीरे धीरे बाकी वैक्सीन भी, स्पुतनिक आ रही है, इसी तरह फाइज़र से ही बात चल रही है और B कंपनी है वो भी वैक्सीन ला रही है। तो वैक्सीन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी आयात किया जा रहा है तो कुछ समय के बाद वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर लोग वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ऐसा क्यों? ये जो लोगों में भ्रम है केवल कि 1-2 दिन तक हर वैक्सीन के बाद थोड़ा बुखार आना
शरीर में कमजोरी होना, ये नॉर्मल लक्षण है। अगर आप ये देखें तो ये 0.04% या 0.08% करीब वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट आए हैं, जो कि नेग्लिजिबल हैं। अगर आप फ़ायदे देखें तो जो कोविड से बचने के फ़ायदे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं। 0.04 to 0.08% इन कोविड एंड कोविशील्ड आए हैं, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। किसी वैक्सीन में थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट, बुखार आना, थकान होना, ये सब मामूली लक्षण है जिसको आपको समझना चाहिए और इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी को हमको दूर करना चाहिए, लोगों में जो भ्रम है उसको दूर करना चाहिए और वैक्सीन के लिए ज़्यादा लोगों को हमको प्रेरणा देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी दो ही तरह से आ सकती है, या तो आपको इन्फेक्शन हो जाए या वैक्सीन से आ जाएगी। तो इन्फेक्शन से आप लेना चाहते हैं या वैक्सीन से, चॉइस आपकी है। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।